हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की हम देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 8 आनुवंशिकता के अंतर्गत आज हम 2 अंक वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आनुवंशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर देना है बच्चों, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है तथा ये लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आनुवंशिकी से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षण, उनके संचरण एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभिन्नताएं जैव विविधताएं क्या होती हैं? तो इसका आंसर देंगे, एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न, यही विभिन्नता अथवा जैव विविधता कहलाती है। अगला प्रश्न बच्चों, चौथे नंबर का, प्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर देंगे, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ये प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो जब विपरीत लक्षणों के पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में लक्षण छिपा रहता है, यह है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न बच्चों, एक संकर क्रॉस क्या होता है? तो इसका आंसर देंगे, एक विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस क्या कहलाता है? तो दो विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, यहाँ पे एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? इसका आंसर देना है बच्चों, 3 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है ये। तो ये देखिए, एक एकल द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी के में सब इसलिए वंशानुगत नहीं होते क्योंकि यह जनन की क्रिया द्वारा अपने संततियों में यह गुण नहीं पहुंच सकता है। उस जीव की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा उपार्जित लक्षण भी नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? बाघों की संख्या में कमी से जीन पूल का ह्रास व प्रजाति लुप्त की कगार पर पहुंच जाएगी, इसलिए आनुवंशिकता की दृष्टि से ये चिंता का विषय है। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे तीसरे नंबर का, किस प्रकार के जनन की विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है और क्यों? ये इसमें आंसर देना आपको, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में व्याप्त विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं क्योंकि उनमें अर्धसूत्रीय विभाजन में क्रॉसिंग ओवर के द्वारा लक्षण आपस में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जबकि लैंगिक जनन में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आपस में मिलकर विभिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं। डीएनए की प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियां अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताओं को अधिक स्थायी बनाती हैं। बच्चों अगला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम, गुणसूत्र धागेनुमा संरचना है जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। आनुवंशिकी लक्षण के वाहक जीन्स इन्हीं पर स्थित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशानुगति इनका प्रमुख कार्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेंडल के नियमों के महत्व लिखिए। तो यहाँ पे हम मेंडल के नियमों को देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि मेंडल के नियम वंशागतिकी की प्रक्रियाओं को समझाने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये नियम जीवों के मध्य विभिन्न प्रकार की समानताओं और असमानताओं का कारण व्यक्त करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले लक्षणों की वंशागति की इन्हीं नियमों द्वारा व्याख्या की जाती है। अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे 3 अंक में, मेंडल की प्रभाविता का नियम समझाइए। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे मेंडल की प्रभाविता का नियम, इस तरीके से हमें समझाना है। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए लंबे क्रॉस व बौने पौधे से कराने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें जो लंबे पौधे हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं इस तरीके से। अगला है 7वां प्रश्न, मेंडल का पृथक्करण का नियम लिखिए। जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर में साथ साथ लाया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये पूर्ण शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। 4 अंक वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न, जीन के प्रमुख 4 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको बच्चों जीन के प्रमुख 4 कार्य दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है, यह आनुवंशिकता की इकाई होती है, ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है, ये जीवों के लक्षणों का निर्धारण एवं सूचना प्रेषण करती है, ये डीएनए एवं आरएनए के कार्यों का नियंत्रण करती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, जैसे कि हम देख रहे हैं 4 अंक वालों में, मनुष्य में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो यहाँ पे ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताई गई है। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण नर में पाए जाने वाले वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XS तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र जोड़ा पाया जाता है तथा सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो या लड़की, अपने माता पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, X या Y। अगला प्रश्न बच्चों, लिंग निर्धारण में Y गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम वाई गुणसूत्र की भूमिका को बता सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया, इसी तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान के बारे में भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर तथा मादा जनक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में समान गुणसूत्री योगदान देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया दोनों जनकों के
गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर के दौरान लक्षणों का आदान प्रदान करती है, जिससे संतति में आनुवंशिक रूप से दोनों जनकों के लक्षणों का समावेश हो जाता है। साथ ही दोनों जनकों द्वारा समान गुणसूत्री संख्या का योगदान दिया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ये 5 कारण दिए गए हैं। मटर का पौधा वार्षिक तथा अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। यह आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है। ये स्वपरागित होता है। मटर के पौधे में अनेक विपर्यायी गुण पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके 2 अंक, 3 अंक तथा 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।